हेलो एंड वेलकम टू कैम्फी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 4। आई होप कि आप सबने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे जाके पहले देखिए, क्योंकि आज की क्लास आपको नहीं समझ आएगी अगर अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखा है। ठीक है, सो आप उन 3 पार्ट को देख लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है सो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक जो है कमेंट सेक्शन में अवेलेबल होगी, वहाँ से आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या है? आपको नोट्स वहाँ प्रोवाइड होते हैं और लेक्चर्स की जो भी नोटिफिकेशन है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, माई सेल्फ आफ्ताब पाशा खान, और आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम अभी देखने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को अभी हम यहाँ क्यों देख रहे हैं? देखो, आइडियल गैस इक्वेशन हम जो है आई थिंक क्लास 11th का चैप्टर है या 12th में, हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से याद रखता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, आई थिंक क्लास 11th में होगा वो। सो जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, उसमें हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की, है कि नहीं। यहाँ क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ी सी इसकी बात कर रहे हैं। सबने ये इक्वेशन कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन। इसकी डिटेल्ड हम कहाँ पढ़ेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर में। यहाँ पर बस एक ओवरव्यू देख लीजिए आइडियल गैस इक्वेशन का। ओके, सो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NRT, वेयर P इज द प्रेशर ऑफ गैस, ओके, V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। ये होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए, आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस बोले तो एक ऐसी गैस जिसका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। उसका जो भी वॉल्यूम होगा इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। ओके, वो पूरे तरफ जितनी भी मतलब उस गैस को, उस आइडियल गैस को, मतलब एक ऐसी गैस जिसको हम जितनी स्पेस देंगे वो उतने में फ्रीली जो है मूव कर लेगा, है कि नहीं, उतनी ही जगह घेर लेगा। दैट इज़ व्हाट इज़ आइडियल गैस। इसका एक और आइडियल गैस जो है कैसी होती है? आइडियल गैस जो होती है, जब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन शो करते हैं, मतलब एनर्जी लॉस नहीं होती है आइडियल गैस में, बट रियल गैस में जो है एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, और क्या होता है? इंटरैक्शन नहीं होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में आइडियल गैस में। ठीक है, वेयर एज रियल गैस में होता है। नहीं भी समझ आइए ये बातें, कोई बात नहीं, बस इतनी इक्वेशन जान लो, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। PV इज इक्वल टू NRT। अब ये क्या है भैया? नंबर ऑफ मोल्स। देखो, नंबर ऑफ मोल्स का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स इट इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास, है कि नहीं। यही होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास, है कि नहीं। गिवन वेट को आप क्या करो? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करो और मोलर वेट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करो। चलो इसको नंबर ऑफ मोल्स को इससे रिप्लेस करते, गिवन वेट बाय मोलर मास से। ठीक है, तो आप लिख दो, मोल्स की जगह लिख दो गिवन वेट को हमने स्मॉल से रिप्रेजेंट किया है और मोलर वेट को जो है हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? इस V को और इस M को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जब भी इक्वल टू की, मतलब जैसे इक्वल टू की साइन है, कोई चीज़ को मतलब कोई चीज़ इक्वल टू के साइड में, मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड में है
और राइट हैंड साइड में अगर हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना है या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जाना है तो चीज़ें चेंज होगी। मतलब चीज़ें चेंज होने का मतलब क्या, अगर कोई चीज़ न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में जाएंगी, डिनोमिनेटर में जाएंगी। ओके, और कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगी, न्यूमरेटर में जाएगी। ओके, सो क्या हुआ, ये जो मोलर मास है ये इधर न्यूमरेटर में चले गए और ये जो वॉल्यूम है ये डिनोमिनेटर में चले गया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया मास बाय वॉल्यूम, मतलब गिवन वेट बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस, जितने भी वो कंटेनर में फैल रही है वो उतनी वॉल्यूम है कि नहीं। सो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होती है डेंसिटी, d इज इक्वल टू डेंसिटी। सो हम लिख सकते हैं दैट pm इज इक्वल टू dRT एंड d इज इक्वल टू pm डिवाइडेड बाय RT। हम क्या लिख सकते हैं, दैट d इज इक्वल टू pm डिवाइडेड बाय RT। ओके, ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। मैंने कहा R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, चलिए थोड़ा सा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। 1 सेकेंड ना, थोड़ा ऐसे लिखेंगे। देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पे आते हैं। देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अगर हम लिखें, देखो अगर हम यहाँ R लिखें, देखो P मल्टीप्लाई बाय V जो होती है उससे हमें एनर्जी की यूनिट मिलती है। एनर्जी की यूनिट जाउल में भी हो सकती है, कैलोरी में भी हो सकती है, लीटर ATM में भी हो सकती है। तो देखो अगर हम यहाँ थोड़ा सा लिखें, R को हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय NT। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ओके, PV इज इक्वल टू R इज इक्वल टू PV बाय NT। देखो जब भी हम प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये बात याद रखना, जब भी हम प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जी की यूनिट मिलेंगी हमें। ठीक है, प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पे एनर्जी की यूनिट मिलेंगी। कैसे, थोड़ा सा देखते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और ये क्या होता है हमारे पास, ये वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लिख सकते हैं ऐसा। जैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, और ये क्या होता है L क्यूब, इससे ये कैंसर, तो F मल्टीप्लाई बाय L क्या हो जाएगा, वर्क क्या होती है हमारे पास, एनर्जी। सो एनर्जी की यूनिट्स जो होगी वो होगी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो अलग अलग तरह से हो सकती है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की यूनिट, हो सकता है वो लीटर ATM में। देखो R इज इक्वल टू PV बाय NT, तो ये N क्या है, मोल, और ये क्या है, केल्विन। तो ये दोनों तो सेम होंगे हर केस में, मोल केल्विन मोल केल्विन मोल केल्विन, लेकिन PV की यूनिट चेंज हो रही है जिसके कारण R की यूनिट भी चेंज हो जा रही है। R हो सकता है लीटर ATM पर मोल केल्विन में हो सकता है जो R है वो कैलोरी पर मोल केल्विन हो। ठीक है, जो R हो सकता है वो जाउल पर मोल केल्विन की यूनिट्स में भी हो। तो क्या होगा, जब हम यूनिट लीटर ATM पर मोल केल्विन में लेते हैं, दैट R तब R की वैल्यू जो है वो होगी 0.0821। सो R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन। ठीक है, कैलोरी के टर्म्स में क्या होगा, R इज इक्वल टू 1.97 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, है कि नहीं। और जाउल के टर्म्स में R इज इक्वल टू 8.31 जाउल पर मोल केल्विन। ओके, ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 1 ATM क्या होता है।
1 ATM को आप कौन से यूनिट्स में लिख सकते हो, ठीक है। देखो 1 कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी जो है बड़ी यूनिट है, कैलोरी जो है बड़ी यूनिट है जाउल के कंपैरिजन में। 1 कैलोरी इज 4.2 जाउल। तो देखो यहाँ पे हमारे कैलोरी की वैल्यू क्या आई थी 1.97, ठीक है। तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4.2 से, ताकि हमारा आंसर जाउल में है, ठीक है। तो जब ये देखो ये लगभग 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8 पॉइंट फिर समथिंग आ जाएगा, देखो 8 पॉइंट समथिंग आ गया हमारा आंसर, ओके। और ये जो ATM है इसको आप मिलीमीटर के फॉर्म में लिख सकते हो। 1 ATM कैन बी रिटन एज इक्वल टू 760 mm। अच्छा 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर्क। सो हम क्या लिख सकते हैं डैट 1 mm इज इक्वल टू 1 टॉर्क लिख सकते हैं ना, ठीक है। 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। 1 ATM प्रेशर को आप कैसे लिख सकते हो 1.013 बार। ये सब याद रखना आपको, याद रखना। 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। अच्छा 1 लीटर ATM क्या होता है, 1 लीटर ATM इज 101.325 joule. What is 1 liter ATM? 1 liter ATM is 101.325 joule. 101.325 joule. Okay. 101.325 joule. अच्छा 1 ATM इज इक्वल टू 101.325 पास्कल होता है। अच्छा पास्कल से यहाँ कैसे आए, सो ये किस तरह से आया, देखो ये क्या है प्रेशर, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है PV जो हमें जाउल के टर्म्स में चाहिए 1 लीटर ATM। सो आपने यहाँ क्या करा 1 लीटर से मल्टीप्लाई करा। अच्छा 1 लीटर क्या होता है, देखो यहाँ करते सॉल्व, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे नीचे ले लेता हूँ ताकि सो देखो 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। ओके 1000 लीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर, राइट। ओके सो 1 मीटर क्यूब इज 10⁻³ लीटर। ओके सो 1 लीटर कैन बी रिटन एज इक्वल टू 10⁻³ मतलब 1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻³ अच्छा तो 1 लीटर को हमने मीटर क्यूब में मल्टीप्लाई करा, जैसे यहाँ पे हमने 1 लीटर से ही मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे भी हमने 1 लीटर से ही मल्टीप्लाई करा, बट इस 1 लीटर को हमने थोड़ा सा मीटर क्यूब के टर्म्स में लिखा है कि नहीं, मीटर क्यूब के टर्म्स में लिखा। सो मीटर क्यूब के टर्म्स में लिखेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया। अच्छा पास्कल को आप लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल है प्रेशर और प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स है न्यूटन में और एरिया है मीटर स्क्वायर में। अच्छा 1 कैलोरी तो हमने पढ़ लिया, तो आप ये समझ गए किस तरह से वैल्यू आई। R इज इक्वल टू लीटर ATM पर मोल केल्विन। अच्छा इसको आपने क्या करा 101.325 से मल्टीप्लाई करा तो आपकी यूनिट जाउल में आ गई, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसको 101.325 से, यहाँ हम लिख भी देते हो। आप यहाँ से यहाँ कैसे गए हो, आपने क्या किया, आपने मल्टीप्लाई किया बाय 101.325
5 जाउल से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये एसटीपी और एनटीपी क्या होता है? व्हाट इज एसटीपी एंड एनटीपी? ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको पूछा जाएगा गिवन कंडीशन इज एसटीपी, एट एनटीपी हमें इसकी वैल्यू बताओ, हमें नंबर ऑफ मोल्स बताओ एट एसटीपी, नंबर ऑफ मोल्स एट एनटीपी। एनटीपी और एसटीपी एक कंडीशन है, एनटीपी या एसटीपी एक ही चीज़ है, दोनों एक कंडीशन है। ठीक है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या उसे हम एनटीपी भी कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एक कंडीशन है जहाँ पर जो हमारा प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, जो हमारा प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, राइट। एंड जो हमारा टेम्परेचर होता है ना वो होता है हमारे पास 273 केल्विन। टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। ओके, फाइंड आउट द मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी एंड एनटीपी। ठीक है, एसटीपी पे एनटीपी पे किसी भी आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम बताओ कह रहा है। क्या कह रहा है? एसटीपी पे और एनटीपी पे, एसटीपी कह दो या एनटीपी कह दो, उस कंडीशन में एसटीपी या एनटीपी की कंडीशन में किसी भी आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम क्या होगा? सो हमने पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT, ये हमने पढ़ा है। सो हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय प्रेशर, है कि नहीं? अभी हमें मोलर वॉल्यूम चाहिए, मोलर वॉल्यूम मीन्स एक मोल का वॉल्यूम, है कि नहीं? सो हम क्या कर देंगे, n की जगह 1 लिख देंगे, राइट। तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, R क्या है हमारे पास? R है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो वॉल्यूम है, तो हम वॉल्यूम को जो है लीटर एटीएम वाली, देखो कौन सी यूनिट कब लेनी है वो भी सेंस होना चाहिए। जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये कई यूनिट्स है, जैसे 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन है। अच्छा, जाउल के टर्म्स में भी है 8.31 जाउल पर मोल केल्विन, कैलोरी के टर्म्स में भी है, बट हमें लीटर एटीएम वाली वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ 0.0821 लिया। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय एसटीपी और एनटीपी कहाँ है? तो टेम्परेचर हम क्या लेंगे? 273 केल्विन। हमें ये पता होना चाहिए कि एसटीपी और एनटीपी पे प्रेशर क्या होता है 1 atm और टेम्परेचर क्या होता है 273 केल्विन। तो हमने क्या करा 273 पुट कर दिया। ओके, प्रेशर क्या रखोगे? एसटीपी और एनटीपी है तो 1 atm रख दोगे, राइट। अच्छा, जब हम इन सबको कैलकुलेट करते हो ना तो आपका आंसर आता है 22.4 लीटर। क्या आता है आपके पास आंसर? 22.4 लीटर। सो 22.4 लीटर, इसे याद रखना है सबसे पहली बात। ठीक है, 22.4 लीटर क्या है? इट इज मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी और एनटीपी। मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी एंड एनटीपी इज 22.4 लीटर। ओके, ये समझ गए आप? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। लेटेस्ट एसटीपी क्या होती है? देखो, अभी जो हाल फिलहाल में लेटेस्ट एसटीपी आई है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो हमने यहाँ एसटीपी और एनटीपी पढ़ा वहाँ पे हमने प्रेशर जो है 1 atm लेके रखा था और टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन लेके रखा था। बट अब यहाँ न्यू वाले में क्या हो रहा है, एक नया लेटेस्ट आया है जिसमें टेम्परेचर जो है हम 273.15 केल्विन लेते, 0.15 केल्विन लेते, और जो प्रेशर लेते वो 1 atm नहीं लेते, हम 1 बार लेते। ठीक है, सो 1 atm क्या होता है? 1.013। ठीक है, सो 1 बार क्या होगा? 1 बार इज इक्वल टू ये 1.013 नीचे जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 बार इज इक्वल टू 0.987 atm। क्या हो जाएगा? 0.987 atm। सो हम इसको बॉक्स में डाल देते,
ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.987 ATM, 1 बार इज इक्वल टू, ओके, ये समझ गए आपको, ठीक है। सो मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT बाय V, nRT डिवाइडेड बाय P, ठीक है। n की वैल्यू 1 क्योंकि मोलर वॉल्यूम है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वही, टेम्परेचर क्या हो गया 273.15 और हमारा प्रेशर क्या हो गया 0.987 ATM, है कि नहीं। सो आंसर क्या हो गया हमारे पास 22.7। सो 22.7 लीटर क्या है, इट इज़ द मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस एट लेटेस्ट STP, लेटेस्ट STP जहाँ प्रेशर 1 बार हो और टेम्परेचर जो है हमारा 273.15, ओके। चलिए, तो अगर आपको वॉल्यूम दिया हो और आपको पूछा गया कि वॉल्यूम से मोल पे जाओ, नंबर ऑफ मोल्स बताओ, अगर पूछा जाए कि मोल्स से वॉल्यूम पे जाओ तो आप कैसे जाओगे। अगर आपका वॉल्यूम लीटर में दिया है ना, अगर आपका वॉल्यूम लीटर में दिया है तो आप क्या करो, अगर आपको वॉल्यूम से मोल पे जाना है, वॉल्यूम से मोल पे जाना है तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे बाय 22.4 लीटर। आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, जब भी वॉल्यूम से मोल पे जाना है तो डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अच्छा, अगर आपको मोल से वॉल्यूम इन लीटर पे जाना है तो आप 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके, ठीक है। क्योंकि 1 मोल का इतना वॉल्यूम होता है, 2 मोल का कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4, 3 मोल का 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4, ऐसे, ठीक है। सो मोल से वॉल्यूम पे जा रहे हो तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम से मोल पे आ रहे हो तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, ओके। अच्छा, अगर आपका आंसर आपको ml के टर्म्स में चाहिए तो अगर आपको वॉल्यूम इन ml दिया हो, सो आपको क्या करना है, अगर आपको वॉल्यूम इन ml दिया हो तो क्या करना है, आपको डिवाइड करना है बाय 22400 ml से, डेट इज 22,400 ml से आपको डिवाइड करना है जब आपको वॉल्यूम से मोल पे जाना है। और जब आपको मोल से वॉल्यूम पे जाना है ना, वॉल्यूम इन ml मिली लीटर में अगर आपको आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 22400 ml, ओके। ये समझ गए मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना, ये काम आएगा आपकी केमिस्ट्री में, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ वेपर डेंसिटी पे। देखो वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी जो होती है ना, वेपर डेंसिटी जो होती है वो एक रिलेटिव डेंसिटी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज रिलेटिव डेंसिटी, ओके। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या, कि हम जो है कंपेयर कर रहे हैं किसी की वेपर डेंसिटी, मतलब किसी की डेंसिटी किसी और की डेंसिटी के साथ, किसी भी XYZ की डेंसिटी, किसी भी X की डेंसिटी किसी और के साथ जब हम कंपेयर कर रहे हैं, किसी और के साथ जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो एक रिलेटिव डेंसिटी हो जाती है। और रिलेटिव कोई भी चीज़ आप जब फिजिक्स में हो, साइंस में हो, मतलब केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, रिलेटिव जब भी आता है चीज़ें यूनिटलेस हो जाती है। तो ये क्या हो गई, ये वेपर डेंसिटी यूनिटलेस होती है। समझ आ जाएगा धीरे धीरे, बस सुनते रहिए। सो वेपर डेंसिटी क्या होता है,
वेपर डेंसिटी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब हम दो चीज़ों की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं। अब वो दूसरी चीज़ क्या है, देखो पहली चीज़ कुछ भी हो सकती है। वेपर डेंसिटी हम किसी भी गैस की निकाल सकते हैं, किसी भी गैस एक्स की, मान लो वो कोई भी गैस एक्स हो। किसकी डेंसिटी के साथ कंपेयर कर रहे हो आप? हाइड्रोजन की डेंसिटी के साथ। किसकी डेंसिटी के साथ? हाइड्रोजन की डेंसिटी के साथ। सो डेंसिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, हमने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है अभी, पीएम डिवाइडेड बाय आरटी। थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ कैसे? ये देखो, ये पढ़ा नहीं था हमने, अभी पढ़ा हमने, देख लीजिए। पी वी इज इक्वल टू मोल्स को हमने कैसे लिखा? गिवन वेट बाय मोलर मास, इस तरह से। फिर ये डी इज इक्वल टू पी एम बाय आर टी। ये समझ गए आप? चलो, कहाँ पर थे? ये समझ गए आप? अच्छा, एक सेकेंड ना। 108, अच्छा ठीक है, ठीक है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम बाय आर टी। अच्छा, प्रेशर क्या होगा? सेम प्रेशर है दोनों का, सो प्रेशर तो दोनों का सेम होगा। अच्छा, मोलर मास क्या होगा भैया? मोलर मास तो डिफरेंट होना चाहिए, राइट? सो मोलर मास इसका अलग है, हाँ, और मोलर मास जो है हाइड्रोजन का अलग है, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सेम ही है, टेम्परेचर भी सेम है, मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हाँ ये सब कैंसिल हो जाएंगे। सो क्या बचेगा? क्या बचेगा? बचेगा डेंसिटी, यहाँ पे क्या हम लिख देंगे? दैट डेंसिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा? क्या होगा? ये सब कैंसिल हो जाएंगे, प्रेशर से प्रेशर गया, आर से आर गया, टेम्परेचर से टेम्परेचर गया, क्या बचा? मोलर मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, मोलर मास ऑफ H2 क्या होगा? 2। एक H होता है 1 मोलर मास, तो 2 H2 का क्या होगा? 2, तो यहाँ 2 रख दो। तो हमारी वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर वेट डिवाइडेड बाय 2। मोलर वेट कह दो, मोलर मास कह दो, एक ही बात है। सो मोलर वेट डिवाइडेड बाय 2 इज बेसिकली वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी सिर्फ हम गैसेस की निकालते हैं, राइट? सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर वेट डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कैसे आया अब आप समझ गए? बस अब ये याद रखो, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन इज, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ एक। क्वेश्चन इज कि हमारे पास जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है एक्स, अब हमें उसका अमाउंट नहीं पता है, इसकी जो ओवरऑल वेपर डेंसिटी दे के रखी है, वेपर डेंसिटी जो है हमारे पास दे के रखी है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 70। इसकी वेपर डेंसिटी हमें दे के रखी है। हमें पूछ रहा है कि ये x क्या है, व्हाट इज x। हमें दे के रखा है दैट व्हाट इज x, ये x क्या है। सो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास या मोलर वेट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो x को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि मोलर वेट क्या है इसका। हमें जानना पड़ेगा कि मोलर वेट क्या है, ओके। सो मोलर वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2, वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2। सो वेपर डेंसिटी जो है हमारी होगी 70 मल्टीप्लाई बाय 2। सो मोलर वेट क्या हो गया हमारे पास? इट इज इक्वल टू 140 ग्राम्स। ये समझ गए आप मोलर वेट क्या होता? मोलर वेट क्या होगा, ठीक है। अब x क्या होगा? देखो x क्या होगा, हमें पता है
कि दूसरे कलर से निकालेंगे कि कार्बन का मोलर वेट क्या है 12, ऑक्सीजन का मोलर वेट क्या है 16, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम देखें COX के बारे में, दैट कार्बन क्या है 12, ऑक्सीजन क्या है 16, मल्टीप्लाई कर दो x से, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 140, है कि नहीं। सो x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 16 क्या हो जाएगा हमारे पास 28। सो हमारा आंसर आ जाएगा 5। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। समझ गए कैसा हुआ। कितने नंबर ऑफ COX है वो निकालना था। तो एक COX का वेट कितना है इतना, एक COX का वेट कितना है इतना। सो ओवरऑल कितना होगा 5 CO लोगे आप तभी मॉलिक्यूलर वेट जो है 140 ग्राम्स आएगा आपका, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम एंड वॉल्यूम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट STP पे बताओ कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है और कितना वॉल्यूम है 1 ग्राम हीलियम में, ठीक है। सो सबसे पहले आप नंबर ऑफ वो निकाल लो कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो आप, गिवन वेट बाय मोलर वेट, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो सबसे पहले। हमें पूछा क्या है नंबर ऑफ एटम्स। एक बार हमें नंबर ऑफ एटम्स मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे तो मोल से वॉल्यूम कैसे जाते हैं मैंने आपको सिखाया। वॉल्यूम से मोल से वॉल्यूम, मोल से एटम, एटम निकालने तो हमने पहले की क्लासेस में देखा है, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट क्या है 1 ग्राम, ओके। मोलर वेट क्या है हीलियम का मोलर वेट होता है 4, इट इज़ 4। सो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1/4 मोल्स ऑफ हीलियम, इतने मोल से। अब मोल से एटम्स पे जाना है, मोल से एटम पे जाना है तो एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम निकालना सिखाता हूँ क्योंकि आपने अभी वॉल्यूम निकालना सीखा। सो वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, 1/4 में आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 22.4 लीटर। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5.6 लीटर हीलियम। ये हो गया हमारे पास हमारा आंसर, ओके। अभी हमें और क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। सो मोल्स कितने देके रखे हमारे पास 1/4 मोल्स ऑफ हीलियम्स में कितने एटम है। सो एटम निकालने तो आप क्या करो इसमें, आप क्या करो इसमें मल्टीप्लाई कर दो बाय एन। बहुत गंदा लग रहा है उनको, हाँ ऐसा कर देंगे सिंपली, मल्टीप्लाई बाय एन। व्हाट इज एन, एवोगैड्रोस नंबर, ओके। सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1/4 को किससे 6.022 इंटू 10⁻23 से, सो आपके नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। सो ये क्या आ गए, एटम्स ऑफ हीलियम इन 1 ग्राम हीलियम, ठीक है। 1 ग्राम हीलियम में इतने एटम्स है। ये आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको सिंपली दे देंगे 1/4 Na।
ऐसी दे देंगे आपको मालूम, क्योंकि वो आपकी कैलकुलेशंस चेक नहीं कर रहे, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपके कॉन्सेप्ट्स को देख रहे कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। ओके, सो ये समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपके पुराने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। देखिए जब भी आप क्लास में आगे बढ़ते जाते हो ना, तो आपको पीछे का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जो बातें आती है वो आपकी पास्ट से रिलेटेड होती है। पास्ट से रिलेटेड मतलब आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, जो आपने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था, मोल्स से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम, है कि नहीं, एटम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो हायरार्की हमने पढ़ी थी, वही है ये। अभी हमसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एनी आइडियल गैस। देखो अभी मैंने आपको बताया कि नहीं बताया पता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। डेट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ 1 ml, 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ 1 ml। अच्छा, वॉल्यूम पता चल गई आपको? वॉल्यूम अगर आपको पता चल गई तो आप मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स पता चल गए तो आप मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। ठीक है, सो जब भी आपको वॉल्यूम इन ml से मोल पे जाना है तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे। सो आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप 1 ml को, क्योंकि 1 ml इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब, सो 1 ml को आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे। आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे 22400 ml से। ठीक है, सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2240, या फिर इतना क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपली इसको क्या करो, आप इसको यहाँ रख दो और इन दोनों को डिलीट मार दो, सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 2400 मोल। ठीक है, सो ये होगा आपके नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या हो गया आपके पास, मोल्स हो गए। ml से ml भी कट जाएगा, ओ ml से ml भी कट जाएगा, तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, अच्छा मोल से मॉलिक्यूल पे जाना है तो आप क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल। सो आप क्या करो, आप क्या करो, आप इस नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो Na से, किससे, Na से, Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर से। सो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू 6 पॉइंट, अरे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22400। सो यह क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे सो आपका आंसर आ जाएगा 2.69 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। ये क्या आ गया आपके पास, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। और ये किसके लिए दिए हमने, एनी आइडियल गैस के लिए। ये जो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना 22, मतलब मोल से वॉल्यूम में जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो 22.4 लीटर से, वॉल्यूम से मोल पे जा रहे हो। तो ये कौन सी कंडीशन में आप करते हो, जब STP और NTP दिया हो, आइडियल गैस के लिए हम करते हैं ये मल्टीप्लिकेशन वाला खेला। बाकी अगर देखो एक और क्वेश्चन है, मैं आपको करके बता, और इसी को हम जो है लॉशमिथ नंबर भी कहते हैं। वैसे तो ये सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस वाली बात है, बट क्या पता पूछ ले। लॉशमिथ नंबर, मेरे को स्पेलिंग नहीं याद है लॉशमिथ की, एक मिनट चेक करके बताता हूँ लॉशमिथ की स्पेलिंग, 1 सेकेंड।
सो लॉशमिट की स्पेलिंग जो है कुछ ये है MIDT, लॉशमिट नंबर। सो लॉशमिट नंबर क्या होता है? लॉशमिट नंबर इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लॉशमिट नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP। ओके, ये हो गया हमारे पास लॉशमिट नंबर। ठीक है, लॉशमिट नंबर याद नहीं भी रहा तो चलता है क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस वाली बात है, बट स्टिल अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो। लॉशमिट नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एनी आइडियल गैस, उसकी वैल्यू क्या आ गई 2.69 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल। तो ये लॉशमिट नंबर हम किसके लिए निकाल रहे हैं? एनी आइडियल गैस STP पे इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ओके, अब इसी से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर लिक्विड एट STP। STP कंडीशन देके रखी है और आपसे पूछा गया है कि आप मुझे ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर लिक्विड एट STP। सो आपका आंसर जा रहा होगा ये, क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, STP है, तो ये हो गया। अरे भाई, आइडियल गैस के लिए हम करते थे, वो आइडियल गैस के लिए करते थे हम, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। सो आंसर क्या होगा? हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स कितने। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? देखो, आपको पता होना चाहिए कि गिवन वेट क्या है वाटर का गिवन वेट क्या है। ठीक है, तो वाटर का गिवन वेट क्या है? देखो, आप वॉल्यूम से मोल पे नहीं जा सकते या मोल से वॉल्यूम पे नहीं जा सकते हो इन सब केसेस में, लिक्विड में, सॉलिड में। सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही आप वो चीज़ें कर पाते थे, इसके लिए नहीं कर पाओगे क्योंकि वाटर लिक्विड है भैया, आइडियल गैस थोड़ी है। सो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर जो होता है वो होता है हमारे पास लीटर में। लिक्विड है ना, वाटर इज लिक्विड स्टेट। सो डेंसिटी क्या होती है? वाटर की डेंसिटी मुझे कोई बताएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। इट इज़ 1 ग्राम पर ml। इट इज़ 1 ग्राम पर ml। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब बोले तो 1 ml। ठीक है, सो डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। सो मास क्या हो जाएगा? मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी क्या है? 1, वॉल्यूम भी क्या है? 1। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 ग्राम। मास क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 ग्राम। सो मोल्स आ जाएंगे अब। हाँ भैया, मोल्स तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? गिवन वेट 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर वेट क्या होता है वाटर का? 18 ग्राम। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? 1 डिवाइडेड बाय 18 मोल्स। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? 1 डिवाइडेड बाय 18 मोल्स। ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मालूम? ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, मोल से वॉल्यूम जाना है तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेते, ये नहीं देखते कि आइडियल गैस है या लिक्विड है, क्या है। सो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने के लिए, देखो ये आइडियल गैस के लिए नहीं, ये लिक्विड के लिए पूछ रहा है। ठीक है, सो ये इतने मोल्स हो गए। अब मोल से हमें क्या पूछा है? मॉलिक्यूल पे जाओ। सो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इट इज़ इक्वल टू Na डिवाइडेड बाय 18 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर शुड बी बी। ग्रीन से कर देंगे, आंसर शुड बी बी। ओके, कॉन्सेप्ट समझ गए आप? लिक्विड में और आइडियल गैस में फ़र्क समझ गए, वहाँ क्या करना है और यहाँ क्या करना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है हमारे पास, सिमिलर, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है।
एक बार आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करने के लिए। देखो हमारे पास क्या देखे रखा है, हमने पूछा है वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही पूछा गया है, बट हमें वाटर नहीं दिया है अभी हमें लिक्विड वाटर नहीं दिया है, हमारे पास लिक्विड बेंजीन है। और वो कितना वॉल्यूम दिया है उसका 50 सीसी। 50 सीसी बोले तो 50 क्यूबिक मीटर, सीसी बोले तो वही क्यूबिक मीटर। ओके, हमें डेंसिटी दे के रखी है बेंजीन की, क्योंकि भैया डेंसिटी ऑफ बेंजीन हमें पता नहीं होती है। वाटर की तो हमें जनरल बातें हमें दे के नहीं रखी होती, जैसे लिक्विड बेंजीन की डेंसिटी आपको दे के रखी है, ठीक है। आपसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मास निकालोगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास। देखो इस केस में हम ये नहीं कर सकते 50 मल्टीप्लाई बाय 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मोल्स नहीं, ऐसे नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि भैया ये लिक्विड बेंजीन है, वो चीज़ें हम आइडियल गैस के लिए करते थे, वो सारी चीज़ें हम आइडियल गैस के लिए करते थे। ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। सो आपको गलत नहीं करना है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 50 सीसी लिक्विड बेंजीन। सो कर लो कैलकुलेट, क्या करोगे आप क्या करो, पहले मास निकाल लो। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी क्या है हमारे पास 1.10 ग्राम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम क्या है, देखो वॉल्यूम हमें देके रखी है 50 क्यूबिक मीटर बोले तो ml 50 ml। सो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आंसर आ गया 55 ग्राम्स। मेरा आंसर क्या आ गया 55 ग्राम इज मास। तो इसको थोड़ा सा हम बॉक्स में डाल देते हैं। ओके, सो ये हो गया मास। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन ऐसा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा क्रिएटिविटी शो करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। अच्छा मुझे कोई बेंजीन रिंग बताएगा, बेंजीन रिंग ये दिख रही है आपको कैंसी, ये जो फी है ये बेंजीन रिंग है, ये थोड़ी रॉन्ग है। यहाँ पर भी थोड़ा सा ये हाँ इधर भी एक डबल बॉन्ड आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। ये देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन देख लेंगे हम क्या होता है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू गिवन वेट क्या आ गया हमारे पास 55। अच्छा मोलर मास क्या है बेंजीन का, देखो मोलर मास क्या है, बेंजीन क्या होती है हमारे पास C6H6, इट इज़ इक्वल टू 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन। अच्छा कार्बन क्या होता है 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 6 10 60 72 प्लस 70 हाँ 72 प्लस 6, सो ये क्या हो गया हमारे पास मोलर मास ऑफ बेंजीन जो हो गया हमारे पास 78 हो गया। सो 78 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो ये क्या हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। सो मोल्स से मॉलिक्यूल पे जाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से। सो आप क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो आपके पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, बेंजीन के। सो क्या आ जाएगा हमारे पास 55 डिवाइडेड बाय 78 Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो ये आप समझ गए। सो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने वेपर डेंसिटी पढ़ी, हमने बहुत सारी बातें की, ठीक है। सो आज हमने बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, ये हमने सीख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टोइकियोमेट्री करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से स्टोइकियोमेट्री करेंगे। आज हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और पार्ट्स भी आएंगे, और फिर मैं क्या करूँगा सोच रहा हूँ कि ये सारे पार्ट्स का एक कंपाइल वीडियो 1 शॉट भी डाल दूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। सो आज की क्लास जो है हम यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। आपको इस क्लास के रिलेटेड नोट्स, पूरे मोल कॉन्सेप्ट के नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है।
टेलीग्राम पे पूरे नोट्स एक साथ मिलेंगे, ऐसे लेक्चर्स के नहीं मिलते, पूरे एक साथ नोट्स मिलेंगे आपको, टेलीग्राम के नोट्स मिलेंगे। टेलीग्राम की लिंक जो है कमेंट सेक्शन में है। और आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ कमेंट किया करो, कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा क्या चल रहा है, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो कमेंट किया करो नीचे कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, विश यू द वेरी बेस्ट। ओके, अच्छे से पढ़िए और अच्छा ही होगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।